अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सवाल से आगाज़ करते हैं। हसरत में और रिग्रेट में क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। हसरतें तो आपकी ख़त्म ही नहीं होती ना, आपका दिल करता है कल भी ये करें, परसों भी वो करें, ये हसरत है, एक के बाद एक पूरी होती है, दूसरी हसरत। रिग्रेट वो होता है कि आप काश का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में रह जाता है और आप कहते हैं कि काश उस वक्त पे मैंने ये कर लिया होता, तो ये मेरे लिए एक बड़ा, तो ये वही वाली बात है शुएब कि हसरत होना बुराई नहीं है, रिग्रेट होना बुराई वो भी नहीं है, लेकिन वो जो गिल्ट, वो जो रिग्रेट होता है आपके अंदर, वो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर देता है। तो क्या ज़िंदगी में काश नहीं होना चाहिए? ज़िंदगी में काश डिपेंड करता है कि क्या है। जब आपके रिश्तों से मुतल्लिक काश है तो वो तो नहीं ही होना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता कि जिसकी वजह से मेरा कोई रिश्ता मुतासिर ना होता, तो ये वाला काश तो वाकई नहीं होना चाहिए। चूँकि देखें, सादी सी बात ये है कि ये दुनिया है, आर्जी मकाम है, हम सब ने यहाँ पर आना है, अपना वक्त गुजारना है, अपना एक रोल प्ले करना है। इट्स जस्ट लाइक अ प्ले, विल बी हेयर, अपना रोल प्ले करेंगे और आगे चले जाएंगे। सो ज़ाहिर है वो कैसा प्ले करते हैं हम रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ज़ाहिर है कुछ रिश्ते, उनका एक वक्त मुकर्रर होता है। कुछ रिश्ते आपके साथ ज़िंदगी भर होते हैं, कुछ रिश्तों का एक बहुत छोटा सा टाइम स्पैन होता है। कुछ रिश्ते आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं ज़िंदगी में। सो इट्स इज़ लाइक दिस, लोग आते हैं जाते हैं। बट जो काश की बात आज हमने करनी है कि ज़िंदगी में ऐसा कोई काश ना हो कि काश मैं अपने किसी ख़ास रिश्ते के लिए मैं ऐसा माहौल रखता, मैं खिदमत करता, मैं प्यार करता, मैं ये गलती ना करता, ये कोताही ना करता, उसकी ज़िंदगी में सहूलत लेकर आता, उसको मेरी ज़रूरत थी तो काश मैं उस वक्त मैसर होता, मेरा वक्त, मेरा इंटेलेक्ट, ये सब उसके लिए मौजूद होता। ये काश आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल बना देता है। ये काश ये नहीं होना मैं चाहिए। माँ बाप के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर बात करना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी में होते हुए उनकी खिदमत ना करना ये रिग्रेट है, उनके लिए बेहतर से बेहतर करते जाना ये हसरत है। तो आपके माँ बाप आपके पास जब मौजूद हैं और अगर आप उनकी खिदमत नहीं करते तो यकीन जाने उनके चले जाने के बाद, उनकी जब आपकी ज़िंदगी से वो चले जाएंगे तो यकीनन ये एक रिग्रेट, ये एक गिल्ट आपके अंदर रहेगा और उसके बाद आपको हर खुशी बेईमानी लगना शुरू हो जाएगी। आपकी सक्सेस, आप जितना मर्जी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लें, आपको वो अचीवमेंट नहीं मिलेगी, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से अपने माँ बाप के होते हुए उनकी ज़िंदगी में आपने उनके लिए बहुत कुछ कर देना है, उनके लिए हसरतें रखें। मैं तो कहूँगी उनकी ज़िंदगी में उनके लिए हसरतें रखें आप लोग कि मेरी ये हसरत है कि मैं अपने माँ बाप के लिए ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, और उसके बाद उस हसरत को पूरी करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करें कि ये मेरी मेहनत है। उसके बाद और वो जो आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगी ना, आई थिंक उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप जितने मर्जी लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, आपके पास गाड़ी आ जाए, आपके पास बंगला आ जाए, आपके पास फेम आ जाए, आपके पास कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें तब तक मायने रखती हैं जब उनको देखने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए आपके माँ बाप आपके पास मौजूद हैं। एब्सोल्युटली ऐसे। तो अगर आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि जिसमें आपके आसपास ऐसे रिश्ते में, इसलिए रिश्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि इट्स नॉट जस्ट पेरेंट्स, आपके साथ और रिश्ते भी जुड़े होते हैं। अगर कोई रिश्ता आपसे नाराज़ है, खफा है, आपके दिल में कोई तलखी है, कोई ऐसी बात है, तो उसको हल कर लीजिए इससे पहले कि काश का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे अपने राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात करेंगे, इस मौजूद पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहिए खुशामदीद। और आज आप सोच रहे होंगे हम दोनों ऐसे फ़ोन निकाल के क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर है ख़जाना, और वो ख़जाना क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस है जी आज हमने शीज़ के लिए ढूंढे ताकि आज हमसे शीज़ हमेशा बता रहे थे ना जेनजी ये जेनजी वो, तो आज हमने कहा हम देखते हैं जेनजी कितने पानी में पढ़ी लिखी कितनी है। यस, तो हम जेनजी के लिए निकाल लिए कुछ सवाल और हम पूछेंगे उसका जवाब शीज़ से। तो आपने ज़रा जुड़े रहना है हमारे साथ ताकि आपको मालूम हो कि जेनजी कितने पानी में। शीज़ इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट बाय द वे, तो लेट्स सी कि शीज़ इसमें से कितने सवालों के सही जवाब देता है। शीज़ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। इससे पहले कि हम इन सवालों की तरफ जाएं कि एक छोटी सी बात और करना चाहते हैं। शीज़, हमने सुना है कि एक बार आप एक मॉल में गए थे, दोस्त के साथ बाइक पे गए थे, और वहाँ पे हुआ ये था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। क्या किया था फिर आपने? क्या हुआ था बताओ ना। पिक्चर्स ली थी बस, और कुछ नहीं। पिक्चर्स क्यों ली थी? क्या मतलब पिक्चर्स ली थी? बेचने के लिए। बेची थी? सेल्फीज बेची थी? कैसे? हालांकि तुम तो सेल्फीज लेते भी नहीं थे। उस वक्त लेनी पड़ी मजबूरन।
एक सेल्फी कितने की बिकी? हमने बहुत कम प्राइस रखी थी उस टाइम पे, कितने? लाइक 500। एक सेल्फी की 500 रुपए? कितनी सेल्फीज ली थी? 15-20। ठीक ठाक पैसे इकट्ठे कर लिए, पेट्रोल पूरा हो गया था, फिर कुछ बच भी गए होंगे पैसे, पिज्जा विज़ा भी खा लिया होगा, पर आके मामा को नहीं बताया था। आंटी आप ना सुने ये सेगमेंट। अच्छा बढ़ते हैं आगे अपने स्पेस की तरफ, और आज तैयार हैं शी सब सवालों के लिए? यस। आप पहला सवाल पूछेंगी सबीन आंटी या मैं? अब मेरा मतलब सबीन बाजी। मैं दुआ की आंटी है ना, दुआ की आंटी है। दुआ की तो मैं आप ही हूँ वैसे शुएब। हाँ, अच्छा मैं जी, सबको पक्का कर दूंगा ना। शीश की तो मैं हुई आप ही, आप मुझे आंटी बोलेंगे तो मुझे बुरा फील होगा। ऑलमोस्ट सेम थोड़ा जनरेशन। ज्यादा हो गया है। ऑलमोस्ट सेम थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ नहीं ना, 1 ईयर 1 साल का फर्क है सिर्फ। मेरा भी कुछ सालों का ही फर्क कुछ है। सालों कुछ सालों कुछ का फर्क। डेकेड्स। हद्दे अदब। चले जी, पहला सवाल। वक्त हमारे पास कम है, वक्त कम, मुकाबला सख्त। तो पहला Okay. सवाल, व्हाई इज द स्काई ब्लू? आसमान नीला क्यों है? ब्लू कलर स्कैदर्स द मोस्ट। अच्छा तो आसमान रात को फिर अपना रंग बदल क्यों लेता है? सनलाइट नीचे चली जाती है। ओके। अगर आप गौर से देखें तो इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, वो भी डार्क ब्लू का शेड होता है। समटाइम्स रेडिश भी होता है Yes. मगरिब के वक्त। क्यों? सनलाइट सनलाइट की वजह से Yes. होता है, दैट्स करेक्ट। जलजला क्यों आता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दुनिया में? 7। एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं बीच उसने में। जवाब सही दिया, वो कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से है। टेक्टोनिक हाँ, प्लेट्स ज्यादा है, बल्कि आई थिंक टेक्टोनिक प्लेट्स से ज्यादा हैं। मेन जो बड़ी वाली Main प्लेट्स हैं बड़ी वाली वो तो 7 यस है। दैट्स ट्रू। अच्छा ओके जी, जी, व्हाई डू वी फील कोल्ड आफ्टर स्वेटिंग? उर्दू कमजोर है आपकी? evaporation absorbs heat। evaporation मतलब absorb हमें लेती बहुत ज्यादा पसीना आने के बाद ठंड क्यों लगती है? ए प्याज है। गीले हो जाते हैं ना, फिर evaporation absorb कर लेती हीट को। हाँ, नहीं तो होता ये है, एवपोरेशन एब्जॉर्ब नहीं करती हीट को। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, वो अंदर से हीट लेके निकलते हैं, सो इसलिए अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। मेरी साइंस भी ठीक चल रही है। evaporation absorbs heat from skin. Yes, yes, you're right. आपके पास आंसर्स है, मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आपके ये- पास भी आंसर्स हैं ना, आपको पता तो होगा ना। आई मीन आपके एज के हिसाब से सवाल निकाले, हमने कौन सा सबीन के एज के सवाल निकाले हुए हैं। अच्छा जी, ब्लैक होल्स क्या है? हाँ, वो एक बेसिकली एक वो है, सेल्युलर ऑब्जेक्ट है और उसके पास ग्रेट मास है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ ग्रेविटी। Lot of gravity है, yes. Yes. How do airplanes fly? जहाज कैसे उड़ता है? वेलोसिटी। Velocity? ये फिजिक्स का वर्ड ही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वेलोसिटी कांट बी द आंसर। हाँ, क्या मतलब? हाउ डू प्लेन्स फ्लाई? हाँ, yes. बिकॉज ऑफ एयर। एयर तो है, मैं क्यों नहीं उड़ा? हवाई है ना, उनके उड़- wings उड़ है के ना? दिखाओ। विंग्स है ना ये? एयर को कट करके निकल जाते हैं विंग्स, दैट्स व्हाई दे हैव देम। दैट्स राइट। अच्छा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री से मुतालिक कुछ सवाल करते हैं। Okay. कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको जंग लग जाता है, जैसे देखें आयरन को जंग लग जाता है, गोल्ड को नहीं लगता। क्यों? कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता, क्यों? वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं ना विद ऑक्सीजन। तो किन मेटल्स को नहीं लगता गोल्ड के अलावा? गोल्ड, सिल्वर और डायमंड तो मेटल नहीं है, सॉरी, और भी होते हैं। आई थिंक टाइटेनियम। टाइटेनियम को भी नहीं प्लेटिनियम लगता। दोनों, इफ दे आर मेटल्स, मैं भी थोड़ा सा इस मामले में, टाइटेनियम इज अ मेटल। प्लेटिनियम इज आल्सो अ मेटल। या अच्छा जी, जब बेकिंग सोडा में विनेगर डाला जाए, सिरका डाला जाए बेकिंग सोडा में, तो क्या होता है? वो रिएक्शन होता है और वो पानी ऐसे क्या बनाता है? CO2 Reaction. CO2 कार्बन क्या डाइऑक्साइड। बनाता है? बुल That's बुल 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 कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली। अच्छा जी, जो नमक होता है वो आइस को जल्दी मेल्ट कैसे कर देता है? आइस है, उसके ऊपर नमक ऐड किया, वो जल्दी मेल्ट हो गई। जैसे अक्सर हम कैसे देखते हैं ना होता है? मरी में कहीं बर्फ पड़े तो वो नमक के छिड़काव करते हैं ताकि सड़कों पर बर्फ मेल्ट हो जाए। क्यों? ये वाला मुझे नहीं पता। ओके मैं नहीं बताता हूँ आपको। जो नमक होता है वो आपके जो टेम्परेचर है उसको राइज करता है। नमक कोई भी सॉल्ट आपके टेम्परेचर को राइज करता है। सो बर्फ पे जब नमक फेंका जाएगा उसके टेम्परेचर को राइज करेगा, दैट मीन्स कि बर्फ फिर मेल्ट हो जाएगी। ऑलराइट जी, एसिड और बेस का क्या फर्क होता है? किसका? एसिड बेसिस सॉल्ट क्या होते हैं ना? एसिड Acid. बेसिस सॉल्ट, एसिड या सॉरी एसिड एसिड और बेस एसिड, प्लीज जेन जी की And लैंग्वेज base? है, हम तो एसिड Base? पढ़ के पढ़े हुए हैं। नहीं, बेसिस एसिड बेस सॉल्ट, बेस होता है बेसिस होता है, बेसिस होता है, बेस मतलब ज्यादा सारी बेसिस होती हैं। किस चीज की बेस? नॉट दैट बेस। जैसे देखें एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, हाँ, अल्कलाइन होता है। alkaline, yeah, alkaline is the right हाँ, word, that's yeah. right word. डिफरेंस ये होता है कि
जो एसिड होता है देयर इज अ पीएच स्केल Yes. और वो जो 7 होता है परफेक्ट, 7 से Neutral होता है नीचे 7 तो। एसिड एसिडिक ठीक और है। 7 से ऊपर अल्कलाइन। नहीं लेकिन वो तो ठीक है, वो तो उसका पीएच लेवल हो गया ना। अगर एक सामने आपके एक दो लिक्विड्स रखे हुए हैं, एक एसिडिक इन नेचर है, एक अल्कलाइन है। वो एसिड का खट्टा टेस्ट भी होता है। हाँ, यहाँ पे आई ना बात, जैसे कि ये तो बेसिक वाला है। बेसिक क्वेश्चन है। Eat soap and चैट then drink जीपीटी acid. राइट मी द अच्छा जी। क्वेश्चंस फॉर 20-year-old boy नो प्लीज। नो नो जस्ट अ सेकंड एक मिनट। जब आप प्याज काट रहे होते हैं तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आप तो कम ही काटते होंगे, लेकिन चले प्याज काटते हुए आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आंखें इरिटेट क्यों होती हैं? उसके एवेपोरेशन की वजह से हाँ। जिसमें लिक्विड्स होते हैं। नो नहीं, नहीं इरिटेंट होता है ना उसके अंदर, नहीं? इरिटेंट होता है, वो एवेपोरेट होता है तो आंखों में लगता है। हाय मैं किधर आ गया हूँ? उनको कुछ नहीं पता। सही कह रहे हैं, सही कदे कह रहे हैं, प्याज सही कह कट्टे होन ते पता होए ना। नहीं, हमें तो यही पता सिर्फ हो प्याज की सेक लग गई और बस आंखों एक से लग पानी गई है, इरिटेंट होता है। हाँ सही कह रहे हैं, ऑल सही राइट कह जी, रहे हैं। आपका दिमाग आपको आपकी बॉडी के बाकी हिस्सों को मैसेज कैसे देता है, या व्हाट इज रिफ्लेक्स? What is reflex? Yes, Natural reflex. reflex होते हैं, signals sent through the फॉर एग्जांपल brain. आप बैठे हुए हैं ना, आपको नहीं पता पीछे से किसी ने पिन आपको खबो दी है या किसी ने हैंगर मार दिया आपको, फौरन से आपको रिफ्लेक्स आता है। सॉरी, हैंगर कहाँ से आ गया? क्यों हैंगर? पिन, हैंगर पिन, नहीं पिन, ना, मैं हाँ। पिन कहना चाह रहा था। पिन कहना चाह रहा था तो पिन गलती किसे से। तो चुबाए इसको जरा। कोई नहीं है बाबा। तो अब अगर react पिन- करेंगे। तो क्यों ये करेंगे? रिएक्शन होता है। signal from our brain. Natural reflex होता है, we are born with it. रिफ्लेक्स है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं और कुछ के स्ट्रेट होते हैं? कुछ कैसे गिरे होते हैं आगे? DNA and genes. ऑफ कोर्स जीन्स। Chromosomes Yes. से भी देखो मुश्किल पूछे, इसको सब पता है। हाँ वैसे मुश्किल पूछना है जरा। मुश्किल निकालते हैं जरा। मैं इसमें से कुछ निकालता हूँ। हाँ। स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस बताओ। velocity has speed and distance. डायरेक्शन। वेलोसिटी मींस स्पीड एंड डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस। रॉकेट जो है, रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट से कब बाहर निकलता है, कैसे बाहर निकलता है? वो नीचे उसके थ्रस्टर्स होते हैं, वो जब ऑन होते हैं फुल बहुत पावर से, तो वो जब अराउंड 74,000 And किलोमीटर what is that speed called? थ्रस्ट No. थ्रस्ट Velocity. When they reach escape, उसे कहते हैं escape velocity. अच्छा escape velocity. Escape velocity, जब आप escape velocity speed पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी दुनिया में। नहीं इतनी भी दूसरी दुनिया नहीं इतना भी होती। कहने दें उसको। अच्छा ये अच्छा बताएं जी। कि स्पेस में हाँ। क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती तो वो ज़्यादा चीज़ें उड़ फ्लोट रही कर रही होती हैं, उड़ रही हाँ। होती हैं। यस, मैं ज़रा अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोट कर रही होते हैं, मतलब उड़ रहे होते हैं आप। उड़ रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होती। हाँ। क्यों? प्लैनेट्स पे ग्रेविटी होती है, आउटर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, सिंपल। क्योंकि उस अर्थ का सवाल कोर का गौर ही नहीं किया, मैंने पूरा जवाब बता के सिखा क्यों। ये तो वही हो गया 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता था? हाँ एग्जैक्टली। कब जीता था शीश? 1996 क्या? अच्छा एक मिनट, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता है? 1996 में ना? मैं उर्दू में नहीं 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता है? मैं उर्दू में बोला ना, मुझे नहीं तो उर्दू में आता है। पूछ अब रही हूँ। 1992 कब लेकिन जीता पहले है? 96 आया था ना। आप मुझे उर्दू नहीं समझ आती ना, इसलिए गॉड। जब आपको भूख लगती है तो आपका जो स्टमक होता है उसमें वो क्यों लगता है गुड़ कि गुड़ गुड़ क्यों कर रहा है? स्टमक एसिड्स की वजह कहते से। हैं ना। चूहे दौड़ रहे होते नहीं हैं? नहीं, एसिड की वजह, नो वो एसिड बेसिक की वजह से नहीं होता वो तो। एसिड पेट की बात करें कि जब आपको Reflux. भूख लग रही होती है, आवाज़ नहीं आती पेट मुझे? से आवाज क्यों आ आती रही है? होती है? जैसे ना कुछ गैस नहीं, not gastric. gas. वो ज्यादा खाने से अच्छा, मसले वो होते लोग हैं। ये कह रहे होते हैं, जो हमारी आम आवाम है वो यही कह रही होती है कि अच्छा पेट में गैस हो रही है कि कुछ नो खाया हुआ है। गैस्ट्रिक, गैस नहीं। हाँ। गैस्ट्रिक भी डिफरेंट हो He's गया। right. No, no, he's right. Right? कि आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो उसकी वजह से होती गैस्ट्रिक है। इज डिफरेंट थिंग, नहीं? नहीं, गैस्ट्रिक नहीं, आप- एसिड की वजह से मसल गैस्ट्रिक तो वो होता है जब आपका एसिड लेवल बढ़ जाता है और एसिड जो एसिड होता है वो आपका ऊपर एसोफेगस में तो जाता है, जब आप that is खाते नहीं थे reflex, डज स्टार्ट acidic reflex ना? इंक्रीजिंग।
हाँ, लेकिन ये जब भूखा है तब तो उसने ऊपर कहाँ जाना है, खाली है बेचारा। तो खाली है ना, वो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना उसकी, वो गुड़गुड़ होती हैं, गुड़गुड़ कर रहा होता है। ये 2 बच्चे आज हमारे साथ थे। रिफ्लेक्स, एसिड रिफ्लेक्स। नहीं, हमारे सवाल ये था कि स्टमक के अंदर से आवाजें क्यों आती हैं। सो आपके स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा उनकी हो रही थी, तो वो एक मैसेज जा रहा होता है कि मैं भूखा, मैंने रोटी दो, जो मरवक होता है। जैसे असर के बाद ज्यादा होता है आजकल। एनीवेज चीज आपको कितने मार्क्स दिए खुद बता दो। मैंने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए आउट ऑफ आई डोंट नो। आई थिंक आपने जो गलत जवाब भी दिए वो आपने तकरीबन ठीक दिया। आपने जस्टिफिकेशन तो उसकी 0.5 मार्क्स 0.5 पे मिलने चाहिए। नहीं, गलत के मार्क्स काटे, बल्कि नेगेटिव मार्किंग भी है 3, अगर गलत किया तो 6 नंबर कटेंगे। ना के बच्चे बेचारे के ये एक अच्छी मैं टीचर है, मैं एक सख्त टीचर टीचर हूं। मैं कहती हूं बच्चे ने सीख लिया वही उसके नंबर। लेकिन सवाल एक ही था, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान कप जीता, आपने शीश का कहा जवाब था 99। 96। थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल हमें एडिशन। कंटेंट मिल गया। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद और बात करेंगे सेहत की। हम थ्रू आउट आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सेहत को डिस्कस भी कर रहे होते हैं। रीज़न उसकी यही है कि हम सबसे ज़्यादा जब अपनी सेहत ख़राब कर रहे होते हैं वो हम रमज़ान में कर रहे होते हैं। बहुत बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि ये वो महीना होता है जिसमें डिटॉक्स होना चाहिए बॉडी का, ये वो महीना होता है जिसमें हेल्दी हैबिट्स की आदत होनी चाहिए हमें, लेकिन हम वो हैबिट्स नहीं अपना रहे होते, हम अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आपको एक रिमाइंडर दिया जाए कि आपकी सेहत जो है वो सबसे ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में हम अक्सर ये देख रहे होते हैं हमारे इफ्तारी के दस्तरखान पे या फिर सहरी में भी हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि पैकेट फूड का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि चलें जी फ्राई करना पड़ेगा, हमारे खुद से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी हम जी इफ्तारी हो जाएगी। और कुछ घरों में तो मैंने देखा है वो इफ्तारी में तो वो वाले जो पैकेट फूड होता है वो तो लिटरली दस्तरखान में ना हो तो लोग कहते हैं कि जी हमारी इफ्तारी ही नहीं होती इसके बगैर, हमारे बच्चे कुछ और खाते ही नहीं। एट द सेम टाइम लाल पीले शरबत और अनहेल्दी हैबिट्स जो हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो आज इसको डिस्कस करने की हम कोशिश करें। एब्सोल्युटली, हमें ज्वाइन किया है फिटनेस एंड वेलनेस एक्सपर्ट है मारिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने ज़िंदगी में वैसे पैकेज्ड फूड बिल्कुल निकाल रखा होगा? अभी फ़िलहाल ऐसा ही है कि Okay. पिछले 8, 10, 15 साल से पैकेज फूड बिल्कुल ख़त्म कर दें आप Okay. और इसको आप रिप्लेस करें, रेडी से चीज़ें उठाएं। Okay. जितना नेचुरल चीज़ होगी उतना ज़्यादा आपकी सेहत को अफादियत होगी। सो जब भी कोई भी खाना, अगर आपने फ़ैसला कैसे करना है कि कोई खाना आपके लिए हेल्दी है या नहीं, उसके लिए आपने क्या करना है कि आप देखें कि वो जितनी नेचुरल हालत में आपके किचन तक पहुंचती है वो बेहतरीन है। मतलब रेडी से उठाई हुई सब्ज़ी, रेडी से उठाया हुआ फल और नेचुरल दरख्त से तोड़ा हुआ फल वो तो सबसे बेहतरीन है। लेकिन वो दरख्त अपना होना चाहिए, वो सबसे बेहतरीन है। जितना ये फूड आइटम जब यहाँ से दरमियान में फैक्ट्री आ जाती है, फैक्ट्री में जाके वो प्रोसेस होता है, वो भले फिर एप्पल जूस हो या फिर वो एप्पल जैम हो, कुछ भी है, वो प्रोसेस होता है और इंसान फैक्ट्री उसको क्या करती है, प्रोसेस करके उसके अंदर केमिकल्स डाल के आपके आगे पेश किया जाता है। Okay. उसकी मार्केटिंग की जाती है। और रमज़ान के महीने में ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पे हमने हेल्दी हैबिट्स को, एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम है ना 30 दिन का, जिसमें आप अपनी रूह को रिवाइव कर सकते हैं, जिस्म को रिवाइव कर सकते हैं, ब्रेन को रिवाइव कर सकते हैं। उसमें मज़ीद लाल पीले रंग के शरबत की मार्केटिंग शुरू हो जाती है। कुदरती अज्जा से बने मशरूब हैं वो कहते हैं ना। वो कहते हैं, मगर अगर आप देखें कानूनी तौर पर ना, ये सारे जो प्रोडक्ट वाले, जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो लागू होते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स लिखें। बिल्कुल ऐसे तो अगर आप सारे प्रोडक्ट्स, जितना भी जो भी चीज़ डब्बे में है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना, तो आप देखेंगे कहीं ढके छुपे फैट्स होंगे, शुगर्स होंगे, केमिकल्स होंगे, ये सब लाजमी मौजूद होगा। Okay. आप इस तरह के बहुत से बिस्किट्स हैं जो मार्केट किए जाते हैं बच्चों के लिए कि इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है या Yes. इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, एक आइटम वो पकड़ लेंगे। आप उसी बिस्किट का इंग्रेडिएंट का लेबल उठा के देखें तो आप देखेंगे ठीक है, प्रोटीन होगा उसमें 7 ग्राम, मगर फ़ैट होगा 21 ग्राम ओके। और शुगर होगा भी कोई 20 ग्राम। तो आप मुझे खुद बताएं ये कैसे हेल्दी है? अनहेल्दी है, ऑब्वियसली अनहेल्दी है। राइट। मगर मार्केटिंग वालों ने क्या किया कि मार्केट करके पकड़ लिया कि यार ओके, ग्लूकोज का नाम ले लो या प्रोटीन का नाम ले लो तो शायद ये बिकेगा, बिक जाएगा। या ऐसा ऐड चल रहा होगा कि वो खाने के बाद फौरन एनर्जी आ गई, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई और आप एक वो बुल को
मुक्का मारेंगे, ओह, छोटा ऐसा बच्चा बच्चे में आयरन की कमी भी खत्म हो गई एक बिस्किट से आयरन की कमी खत्म हो गई, वो बच्चा बुल को मुक्का मार रहा है और वो बुल गिर गया है और पहाड़ चढ़ रहे हैं लोग उसको पीकर, कुछ ऐसे ड्रिंक्स अच्छा, है ना। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ देखिए मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बिजनेस रन किया जा रहा है, आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते शुएब, क्योंकि वो देखिए हर एक की चॉइस है, वो हेल्दी चॉइस की तरफ जाए, अनहेल्दी चॉइस की तरफ जाए, कोई चीज़ किसी के लिए हेल्दी है, अनहेल्दी है, वो इट्स अप टू देम। पॉइंट ये है कि हमने किस तरह से अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाना है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके किचन में जाके रख रहा है, वो आप खुद खरीद रहे हैं। सही बात है, आप खुद उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम सबको फैसला ये करना है कि हम जो ये मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आप ये एक छोटा सा फैसला करें कि मैं ये जो मैंने पैसा कमाया है मेहनत करके, मैंने ये इन्वेस्टमेंट है ना, हम हमेशा कहते हैं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें मुनाफा हो। तो खाना पीना भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये जिस्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, आपका कारोबार रहेगा, आपका घर रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, जायदाद रहेगी, सब कुछ रहेगा, ख़ानदान रहेगा। सो आप ये सोचें कि मैंने आइंदा के बाद कोई ऐसी 50 रुपए भी ऐसी चीज़ पे नहीं लगाने जो मुझे नुकसान दे। और वो जो भी डब्बे में प्रोसेस्ड पैकेज चीज़ है जो आप ला रहे हैं, जिसकी मार्केटिंग की जाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं ये, जो पैसा कमा रहे हैं आपके वसवसों को हवा देकर। सही बात है। तो वो पैसा कमा रहे हैं और उनका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आपको हेल्दी करें, उनका मकसद अपना प्रॉफिट है। सो आपने शऊरी तौर पे इसका हल किया है, आपने शऊरी तौर पर इस बात का फैसला करना है कि यार मैंने किसी भी ऐसी चीज़ पे पैसा नहीं लगाना जो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह, क्योंकि अगर आप वो एक बार खाएंगे, आपको टेस्ट पसंद है, आप वो खा तो लेंगे, मगर जितने भी लोग ये प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सब बीमार हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैं रोज़ देखती हूँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको कैंसर है, तो ये सारा कुछ ओवर 5, 10, 15 साल आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, आप अनहेल्दी चीज़ें खाते थे और उसकी वजह से अब आपको ये सारी बीमारियाँ लाहक हो गई हैं। और उन बीमारियों के इलाज के लिए आप दवाइयाँ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर्जरीज़ करा रहे हैं, आप दिल में आपके स्टंट डल रहे हैं। और अगर स्टंट डलने के बाद भी ना अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते तो फिर वो स्टंट भी आपका ख़त्म हो जाता है, आपका बाईपास होता है। तो लगातार एक कांस्टेंट अनहेल्दी पैटर्न की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसका नतीजा ये कि बेदार होना है, सिंपल बेदार होना है। वेक अप जी, बड़ा ज़रूरी है। हर एक इंसान ने खुद फैसला करना है कि जो मुझे इतनी बीमारियां लाहक हो गई हैं, मेरे बच्चों को इतनी बीमारियां लाहक हो गई हैं। मेरे पास 7 साल के बच्चे भी माँ बाप आके एडमिट कर जाते हैं कि ये इसको मारिया ठीक करो। तो वो 7 साल की उम्र तक वो जो बच्चा गया, आपने उसे टिफ़िन में नगेट्स खिलाए हैं, उसको आपने वो पैकेट के चिप्स दिए हैं, उसको आपने ये लाल पीले शरबत दिए हैं और उसने वो उस पर लंच किया अपना। स्कूल के आप कैंटीन और ये तो बहुत कॉमन है हमारे, ये तो तकरीबन हर घर में हम देख रहे हैं यही चल रहा है, यही मेजॉरिटी यही हो रहा है, मेजॉरिटी ये चल रहा है। और ख़ुसूसी तौर पे जो बच्चियां हैं वो 7, 8, 10, 12 साल तक जब पहुंचती हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो और ख़राब हुए हुए होते हैं और वो हज़ारा उनको कॉम्प्लिकेशंस हैं और वेट गेन हुआ हुआ है। तो उसकी सारी वजह यही है कि ये सारा केमिकल हम खा रहे हैं ना। अल्लाह ने जब हमें बनाया था तो हमारे लिए इस जिस्म के लिए फ्यूल भी बनाया था, तो वो फ्यूल हम छोड़कर हमने उसे, इंसान ने उसको प्रोसेस करके जो किया, हमने अल्लाह का बनाया हुआ फूड छोड़कर इंसान का बनाया हुआ प्रोसेस्ड मार्केटेड प्रेफरेंस आपने उसको दे दी ना, जब क्योंकि उसकी एग्जैक्टली और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर की पहले रिसर्च होती है कि उसको टेस्टी कैसे बनाना है, उसमें एडिशंस क्या करनी है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखें इंसान है, हम बड़ी मुश्किल से रेजिस्ट कर पाते हैं। कोई आपको कोई चीज़ पसंद है, स्पेशली मीठे की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ किस तरह से किस चीज़ को किस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिल कर रहा है कोई केक खाने का, कोई ब्राउनी खाने का दिल करे, यही क्रेविंग्स है हमारी पूरे दिन की, मीठे की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो हम किस तरह से उसको कंट्रोल करें। क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम खा लें तो ये हमारी क्रेविंग सप्रेस हो सकती है? अगर आप दिन में 4 से 5 पीसेज ऑफ फ्रूट, अल्लाह का बनाया हुआ फ्रूट दिन में ऐड करें ना, तो ये जो शुगर, अल्लाह का बनाया हुआ जब शुगर आप ऐड करते हैं, और वो खाली शुगर नहीं है, उसमें मल्टीविटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें फ़ाइबर है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको फौरी तौर पे तकवीयत देता है, आपका जिस्म उसको आइडेंटिफाई करता है। आप वो खा लेंगे तो ये जो आपको क्रेविंग होती है ना मीठे की, जब आप अल्लाह का बनाया हुआ शुगर आप ऐड करते हैं जिस्म में, आपका जिस्म उसको आइडेंटिफाई करता है, आपके जिस्म को पता है कि ये सेब है। इसके बरक्स आप जब कैंडी ऐड करते हैं तो जिस्म को पता ही नहीं, ये तो बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी प्रोग्रामिंग है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी एक इंटेलिजेंट बॉडी है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, हाँ। ये केमिकली प्रोड्यूस्ड क्या चीज़ है। तो वो उसको
स्टोर करती रहती है या आपको कोई ना कोई डिजीज़ आपके अंदर क्रिएट करती रहती है। तो अगर शुगर क्रेविंग है उसके लिए आप अल्लाह के बनाए हुए 4 से 5 पीसेस ऑफ फ्रूट जो है अपनी डाइट में ऐड करें। ये सारे इंसान के बनाए हुए बिस्किट्स, कुकीज़, ब्राउनीज़, आइसक्रीम्स, इन सब को आप साइड पर करें क्योंकि ये सारा आपको दे रहे हैं शुगर स्पाइक। ये टेक्निकली एक ड्रग है। ओके, ड्रग है, ये एक ड्रग है, शुगर एक ड्रग है, एडिक्शन है ना, एडिक्शन है। आपके बाहर मुल्कों में ना, बहुत सी मुल्कों में इसको बैन करने की कैंपेन्स चल रही हैं। मैंने 1-2 बच्चों के केसेस ऐसे विटनेस किए कि उन्होंने मीठा खाया काफ़ी ज़्यादा, लाइक लॉलीपॉप खा रहे या इस तरह से मीठे में ना बंटीज़ खा रहे वो। अच्छा, उस बच्चे ने जब ज़्यादा कंज्यूम कर ली तो वो बैठे बैठे उस बच्चे की आंखें यूँ ऊपर जाना शुरू होगी कुछ टाइम के लिए। Exactly. उन लिप्स जो है वाइट होना शुरू हो गए, फेस ब्लू होना शुरू हो गया और कुछ 2-1 मिनट के बाद थोड़ा हिलाने पे, हाथ पाँव मलने पे और उसके बाद वो वापस आहिस्ता सा करके अपनी नॉर्मल उसमें वापस आया और उसके बाद वो सो गया। थोड़ा देर सो के उठा है, वो फाइन। बट एग्जैक्टली ये क्या कंडीशन, और ये दोनों मर्तबा जो चीज़ नोट की गई वो मीठा खाने के बाद मीठा की गई। खाने के बाद ये आप क्या बिल्कुल सही condition कह रहे हैं। इसकी एक तो वो जो बच्चा है कोरा कागज़ है, सबसे ज़्यादा एक वो साफ़ सुथरी एक बॉडी है, टॉक्सिन्स के से फ्री है ना। अब अगर एक 20 साल का इंसान है उसके जिस्म में ज़्यादा टॉक्सिन्स होंगे, मगर एक 2 महीने का बच्चा है या वो 2 साल का है तो वो ज़्यादा पाक है। ऐसा ही है। अब उसको जो अगर हम आपको जो हालत आपकी मीट एक पूरा केक खाने के बाद होगी ना 4 पाउंड का, वो उसको एक छोटा सा लॉलीपॉप देने वाली, क्योंकि वो एक छोटी सी बॉडी है और हम उन बच्चों को एक साथ हम दे रहे होते हैं ना, ओवर वो कंजम्पशन कर रहे होते हैं शुगर की। उसके ऊपर भी कोई बैन नहीं है, उसके ऊपर भी कोई रुकावट नहीं है। इनफैक्ट माँ बाप इनकरेज कर रहे होते हैं कि हाँ बेटा अच्छा तुम ये कर लो तो चलो फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊँगा, है ना। तुम्हें कौन सी चीज़ चाहिए और वो चीज़ क्या होती है, वो कैंडी होती है, डोनट होता है, कोई ड्रिंक होता है। एग्जैक्टली तो वो ड्रिंक तो वो माँ बाप ने ही इनकरेज किया। फिर वो माँ बाप की वजह से ही माँ बाप ने सबसे पहले शौरी तौर पे अपनी हेल्दी हैबिट्स रखनी है, उससे फिर वो बच्चे आपसे सीखेंगे। फिर माँ बाप ये कहते होते हैं मेरा बच्चा सुन नहीं रहा, वो हेल्दी नहीं खाता, तो आपने सबसे पहले घर में अनहेल्दी माहौल ही क्रिएट ही किया ऐसा। जब माहौल आपने क्रिएट नहीं किया तो बच्चे कैसे, अच्छा माँ कह रही है मुझे जी देसी घी नहीं अच्छा लगता, मुझे उसकी स्मेल आती है, या वो ये कह रही है कि मुझे जी चिकन अच्छा नहीं लगता, अक्सर हमने गोश्त अच्छा नहीं लगता जी। बच्चों ने क्या खाना है, बच्चों को भी तो यही पता चलेगा ना। अच्छा एक तो चीज़ घर में बनती नहीं है, बड़ा कम बनती है, दूसरी बात ये कि मेरे बड़े को नहीं पसंद, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई बुराई है। एग्जैक्टली और अगर आपने एक कल्चर बनाया हुआ है कि ओके ठीक है आसान है, डब्बे वाले पैकेज में बने हुए फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं, वो भी प्रोसेस्ड है। अब आप खुद सोचें, देखें आप जूस बना लें, आप एप्पल का जूस बनाएं, उसे आप रखें, वो एक दिन में ही रात को काला हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि वो जो डब्बे में है वो 2-2 साल तक एक्सपायर नहीं हो रहा। मैं आपसे सवाल भी करना चाह रहा था कि देखें बच्चों को अगर डब्बे वाला जूस हम ना दें, स्कूल अगर वो जा रहे हैं, उसका ऑल्टरनेट अगर हम दें तो क्या ये मुमकिन होता है? क्योंकि हम तो ये सोच के डब्बा देते हैं चलो 2-4 घंटे बाद भी इसने अगर खोला तो डब्बा है ठीक होगा, जूस ने कौन सा ख़राब हो जाना है। फ्रेश बनाएंगे तो डाउट होता है ख़राब ना हो जाए मौसम के अतबार से अगर बात करें, स्पेशली इन समर्स। सो क्या वाकई मुमकिन होता है कि हम दे सकते हैं उनको फ्रेश जूस एंड स्मूदीज़ बना के वो लेकर जाएंगे, ख़राब भी नहीं होगा? स्मूदी बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और स्मूदी सबसे जूस से बहुत बेहतर चीज़ है स्मूदी। फाइबर ऐड होगा उसमें, फाइबर ऐड होगा, उसका सारा जो ओरिजिनल मादा था ना, जो भी फ्रूट था वो अंदर ही रहेगा, फाइबर भी मिलेगा बच्चे को। तो जूस में फाइबर नहीं होता, इट्स जस्ट वो एक्सट्रैक्ट है उसका। तो ज़्यादा अफादियत का हामिल जो है स्मूदी है। स्मूदी बना कर दें, वो ये है कि वो फ्रेश खाएगा, वो उसका जिस्म उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। हाँ मगर थोड़ा सा ना मेहनत दरकार है, मगर इतनी मेहनत भी नहीं लगती। एक सेब है, उसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में डालना है और वो ग्राइंड हो जाएगा और उसकी ज़बरदस्त स्मूदी बनेगी। मगर इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंस कि हम अब हाय लोग हैं ना कि ये भी ना करना पड़े और डब्बा दे दो और वो चला जाए, है ना। इसी तरीके से डब्बे के अंदर से फ्रोज़न चीज़ निकाली और हमने वो फ्राई कर दी। आप जितना ये करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए आपको ठीक है, थोड़ी सी लग्जरी मिल रही है, आपको थोड़ा सा ईज मिल रहा है, लेकिन उसके बजाय जो उसकी वजह से जो आप जाएंगे ना अस्पताल बाद में और डॉक्टर्स के पास एंड एवरीथिंग, तो आपका बच्चा कुंद जहन बन रहा है, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर नुकसान हो रहा है, उसका दिमाग जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, वो कुंद जहन हो रहा है और आप फिर उसके ऊपर ट्यूशंस भी लगा रहे हैं। ट्यूशन का बेहतर ये है कि सादी सी बात ये है कि इन नगेट्स से, इन फ्रोजन आइटम्स से परहेज करें, कोशिश करें वो घर में बनाएं, वो चीज़ें बच्चों को लंच में दें और उसके साथ फ्रूट्स दें। अच्छा इसमें ना चाइनीज़ की एग्जांपल हमारे सामने है, मैंने देखा है जहाँ जहाँ ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना, दोपहर को एक केला एक सेब लेके आ रहे होते हैं, वो दोपहर को
फ्रूट के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। आप उनको देखें, उनकी हेल्थ को देखें। सो बच्चों को फ्रूट्स की तरफ हमने खुद लेकर आना है, खुद फ्रूट्स खाएंगे बच्चे, फ्रूट्स खाएंगे, जब खाएंगे तो सेहत वैसे भी हम उनकी अक्सर अच्छी कह रहे होते रहेगी। हैं कोरियंस की स्किन बहुत अच्छी हाँ। होती है, कोरियंस इतने पतले होते हैं। हालांकि आप उनकी अगर कुछ मूवीज़ या आप कोई कुछ देखना शुरू करें तो उनका खाना जो जो इंटेक है, फूड इंटेक, वो हमसे कई ज़्यादा है। वो अच्छा खासा खा रहे होते हैं, लेकिन लेकिन healthy खाते हैं ना? वो क्या करते हैं, एक तो हेल्दी खाते हैं, दूसरा वो बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं अपनी डाइट में, बड़ा बैलेंस रखते हैं, वो फाइबर ऐड कर रहे होते हैं। सो इस तरह से उनकी बॉडी को वो मेक श्योर करते हैं वो डिटॉक्स हो। जब आपने चाइनीज़ की बात की, गर्म पानी का वो कितना इस्तेमाल करते हैं। यस, आप कहीं पर जाएं, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो एक वेलकम ड्रिंक होती है, किसी घर में आप जाएं किसी होटल में, तो वो हमेशा लाल पीले शरबत या काले शरबत आपको नजर आ रहे होंगे, ठंडे ठंडे या। तो आप अगर चाइनीज़ के से मिलने के लिए जाएं कभी, तो वो आपको एज अ वेलकम ड्रिंक वो गर्म पानी देंगे, बिल्कुल, इसके जिसकी अपने इम्पोर्टेंस benefits की रियलाइजेशन हमें शायद नहीं होती है, बट ऑब्वियसली उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो जानते हैं। तो वाकई हमें भी अपने अंदर ना, जो हम कहते हैं ना अच्छी एग्जांपल्स हम कहाँ से ले सकते हैं, तो हमें पूरी दुनिया में देखनी अच्छी चाहिए बात कि जहाँ अच्छी से मिले कैच examples कर लें जहाँ भाई, से ये मिले। सादी सी बात है हमारी। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब भी हमारे यहाँ कोई खुशखबरी आती है तो जो पहला सवाल होता है वो ये होता है, अच्छा नाम क्या रखना है, अपने बच्चे का, बच्ची का नाम क्या रखना है। अच्छा, बहुत से लोग ये कोशिश भी करते हैं कि लोगों से राय भी लेते हैं। अगर फैमिली की बात करूँ, नाना से भी पूछेंगे, दादा से भी पूछेंगे, चाचा से भी पूछेंगे, खाला से भी पूछेंगे। सो ये हो रहा होता है। अच्छा, पहले बच्चे के नाम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। सोच रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी ने वो नाम रखना होता है ना, फुफियों ने भी रखना आता है, खालाओं ने भी रखा होता है, नाना ने भी, दादी दादा ने भी, अगर हाँ। जिंदा है उस आपका टाइम नाम तो किसने obviously रखा था? मेरे पापा ने रखा था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे पापा ने मेरा नाम तो रखा। आज हमारा ये मौजूद भी है बच्चों के नाम। तो इस पर पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, ज़ैनब के पापा की वीडियो है, फिर आप इस टॉपिक पे बात करेंगे। पापा जी, ये देखे मोहम्मद ने आपकी ऐनक तोड़ दी है। ओहो ज़ैनब, क्या करूं मैं इस लड़के का। बेगम, ये देखिए आपके साहबजादे ने क्या हाल किया मेरी ऐनक का। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब भी उसको डांटती हूँ, झिड़कती हूँ, तो आप मना कर देते हैं कि ना बेगम, इसका नाम मोहम्मद है, इस नाम का कुछ लिहाज रखा करो। हाँ मामा जी, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो ना, तो उस बच्चे को मारने से, गाली देने से उलमा मना फरमाते हैं। हाँ बेगम, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इस नाम से मोहब्बत और निस्बत की वजह से मुआफ़ फरमा देंगे। वीडियो आपने देखी, तो आज ये हमने सवाल रखना भी है कि ज़ैनब का नाम रखते हुए क्या सोचा था। मोहम्मद सबसे प्यारा नाम है माशाल्लाह, रखते हुए क्या सोच आई थी। दुआ का नाम रखते हुए क्या सोचा, बाकी बच्चों का नाम रखते हुए क्या सोचा, तो इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं ज़ैनब के पापा अलॉन्ग विद द फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद आज दूर क्यों हो गया मुझसे? ये बल्कि माइक में पूछ के आते हैं ना। अब वो आपको बड़ा अच्छा जवाब देने वाला है इस पे। हाँ मोहम्मद, ये बताएं कि रोज तो आप मेरे साथ यहाँ बैठते हैं, आज क्यों नहीं बैठे? आज वैसे ही। नहीं वो बताओ जो तूने ब्रेक में बताया था मुझे। क्यों नहीं बैठे उधर? वैसे ही। आप कह रहे थे वो तोता है। जगह छोटी है। हाँ जी। आ जाओ ना फिर, इतनी छोटी थोड़ी है जगह। ये देखो पूरे आ गए हो। अच्छा, आपने उसे बिठा के दम लिया, मेरे बेचारा ख्याल में ना- बच्चा वहाँ सुकून से बैठा हो। मेरे ख्याल में ना आज हम जितने भी यहाँ जमा है ना, उन सब में से सबसे अच्छा नाम मोहम्मद का है। इसमें कोई शक नहीं। इसलिए इधर बैठा के मुझसे भी पूछा जाए कि आपका नाम किसने रखा। मैं पूछूं, आपका नाम किसने रखा था? आपको पता है? किसने पता है रखा आपको था किसने आपका नाम नाम? रखा था? मेरे पापा ने। पापा ने नाम, अच्छा ऐसे ही आपने नाम रखा था? मैं नहीं रखा था। जबरदस्त जी। अच्छा भाई, मामू ने भी। अच्छा बड़े मामू और पापा ने मिलके नाम रखा था? नहीं मैं नहीं रखा था। उन मामून बेच ना लिया। सुन रही है? चाचुओं के टॉपिक पे बात होती है, आज मामू का भी हो जाएगा। हाँ जाहिर है, मामू की इनपुट जरूरी है भाभी, बिल्कुल बिकॉज़ जरूरी है। सबका चलो बेगम सबका हक है ना। बेगम इस टाइम सामने बैठे हैं, चलो मोहम्मद के मान लेते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सबसे बड़े बच्चे से शुरू करते हैं कि आपने क्या सोच के नाम रखा था। सो सबसे पहले आपकी बेटी है जो सबसे बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा। तो उस वक्त मेरा जहन इतना दीनी नहीं था,
तो फिर भी मैंने उसका नाम अपनी मर्जी से रखा। तकरीबन सारे बच्चों के नाम मैंने ही रखे हैं। और क्योंकि उस ज़माने में जब शादी हुई थी मेरी तो इतना मैं दीनी माहौल से वाबस्ता नहीं था। तो बेटी पहली का नाम मैंने रखा अरीबा। अरीबा, अरीबा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अक्लमंद। अक्लमंद। हाँ, तो माशाल्लाह वो वाकई अक्लमंद है माशाल्लाह। और दूसरी बेटी का नाम रखा ईमान। पहली पे अभी हम सवाल भी करेंगे कि पहली का नाम आप खुद तो रखा, भाभी आपने कुछ नाम सोचा हुआ था पहले बच्चे में ना? सोचा होता है आपने, अच्छा बेटा को तो ये नाम रखूंगी, बेटा बेटी तो ये नाम रखूंगी, कोई नाम सोचा था? हाँ। नहीं, इस तरह की कोई बात बस आपने नहीं, कहा जो रख दें आमीन। हाँ, हमने कोई प्लानिंग नहीं थी कि पहले बच्चे ठीक है की बारी पे। सही है। तो फिर वो जब दूसरी बेटी अल्लाह ताला ने दी जहन में, क्योंकि जब पहली बेटी हुई तो फिर ये था, आपको पता है अक्सर जब शादी होती है तो ख्वाहिश होती है मेरा पुत्र होए, अक्सर लोगों की होती है। सही बात। तो ये भी बुरी नहीं है कोई, लेकिन ये सोच रखना कि बेटी ना हो ये बुरी सोच है बिल्कुल। तो जब पहली बेटी हो गई तो फिर उम्मीद थी कि अब शायद अल्लाह बेटा अता फरमाए। तो नाम फिर भी नहीं था जहन में रखा कोई सोचा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर बेटी अता फरमाई तो उसका नाम मैंने ईमान रखा। ईमान। तो उसके नाम का उसकी तबीयत पे असर भी है, बाकी बच्चों की निस्बत वो ज़्यादा ईमानियात में और आमाल में ज़्यादा मजबूत है। वो ये नाम खुद रखा, कोई डिस्कशन नहीं? नहीं कोई डिस्कशन नहीं। ओके। फिर ये बेटी जब मेरी पैदा हुई थी ना, इसके पैदा होने से पहले थोड़े दीनी लोगों से उठना बैठना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है शायद ये ईमान नाम मैंने शायद इसलिए रखा। फिर ईमान के बाद मेरी बेटी पैदा हुई हिफ्ज़ा। उसका मतलब था कि जिसका हाफजा अच्छा हो। तो उस बेटी के पैदा होने तक मैं जो था दीनी लोगों में उठना बैठना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं ख़ुद भी दीन का अच्छा खासा फॉलोवर बन चुका था। तो इस वजह से कि मेरे जहन में था कि मेरी बेटी ये जो है ना हाफिज़ा बनेगी, तो उसकी निस्बत से मैंने उसका नाम हिफ्ज़ा रखा। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों बेटियां जिनके मैंने आपको नाम बताए ये तीनों मुअल्लिम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम मैंने ईसा रखा। ईसा रखा। तो जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ ना तो मेरे जहन में था कि अल्लाह मुझे ना इंशाल्लाह एक और बेटा देगा। अच्छा। तो मेरे जहन में था कि मैं इसका नाम मोहम्मद रखूं। तो फिर मेरा जहन था कि क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि इनसे पहले जो नबी आए थे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो नाम रखता हूं। अल्लाह एक और बेटा देगा तो फिर उसका नाम मोहम्मद। ये सोचा था उस वक्त। माशाल्लाह। तो मैंने वो ईसा नाम उसका रखा, तो अल्लाह ने फिर इसके बाद एक और बेटा दिया तो उसका नाम मोहम्मद रखा। माशाल्लाह, क्या बात है। तो क्योंकि ईसा के बाद एक बेटी भी हुई थी, ये ज़ैनब, इसका नाम ज़ैनब रख दिया। तो मोहम्मद के बाद आखिर में ये दुआ हो गई तो इसका नाम दुआ रख दिया। ये दुआ के लिए ज़्यादा दुआएं मांगी थी। हाँ, वैसे इसका नाम आपने क्या सोच, इसको दुआ का नाम रखते हुए आपकी दुआ क्या का सोच नाम जो था ना, इस पे हमारे बड़े मुज़ाकरे हुए थे। अच्छा। हाँ, बड़ी वो पंचायतें बैठी थी कि ये नाम रखना है, ये नाम रखना है। मदरसा में बेटियां पढ़ती थी, वहाँ लड़कियां उनसे कहती थी कि आप अपनी इस बहन का नाम, कभी कोई कुछ कह देता था, कभी कुछ कह देता था। हम घर में भी, क्योंकि बच्चे पहले माशाल्लाह कितने थे, 6 बच्चे थे, तो इस पे आपके बड़ा रफड़ बना कि इसका नाम क्या रखें। तो फिर आपने ही फाइनल किया था? हाँ, मेरा ख्याल है हमने फाइनल किया था, सबने मिलकर। ईसा ने भी साथ रखा था फातिमा, इसका पूरा नाम है दुआ फातिमा। अच्छा, इसका नाम है दुआ फातिमा। हाँ, जो बड़ा बेटा ईसा, उसने भी कहा कि नहीं मेरी छोटी बहन अच्छा, है। वो इसको फातिमा बोलता है या दुआ ही बोलता है? दुआ सब बोलते, दुआ ही बोलते हैं। मेरा ख्याल है पैदाइश पर्ची पे लिखा है दुआ फातिमा, फातिमा लिखा है। सही। तो बहरहाल इसका नाम जो है ना सबकी मुशावरत से आज तो दुआ किसी और ही वाइब में है। हाँ, दुआ का नाम किसी एक ने नहीं रखा, सबकी मुशावरत से रखा गया है। दोबारा करो जरा, दोबारा करो। और ये दोबारा करो, कैसे करी थी? ये हम अक्सर लोग कहते हैं कि नाम का असर जो है ना वो उसकी पर्सनालिटी नाम वाले पे असर की होता है। तबीयत पे असर होता है। तो काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी है और हमने इसका उल्ट भी देखा है अपने माशरे में। और मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और अरशद का मतलब है हदायत देने वाला।
और बेगम का नाम गुलशन है। गुलशन का आपको पता ही है कि जहाँ फूल ज़्यादा हों। और अब्बा जान का नाम सादिक है और उनका नाम मतलब है सच्चा अमीन है। बेशक। और अम्मा जान का नाम सुगरा है। सुगरा जो है वो मुअन्नस है असगर की, तो उसका मतलब है कि छोटी। बाकी अम्मा जान सबसे बड़ी है। माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो ये मोहम्मद का नाम मोहम्मद है, मतलब हाँ, इसका नाम सिर्फ मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि अपने बच्चों के नाम अंबिया कराम सहाबा और अहले बैत के नामों पे रखे जाएं। और इससे ये होगा कि कोई भी अच्छा नाम होगा ना, मिसाल के तौर पे मेरा अच्छा नाम है या आपका है, तो मैं आपके नाम का भी लिहाज रखूँगा। सही बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद होगा ना, जिस बच्चे का, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी उसके नाम की वजह से उसका लिहाज करेगा। सुभान अल्लाह। और बल्कि हमें उलमा और सुलहा औलिया अल्लाह कराम ने बहुत सारी नसीहतें फरमाई हैं कि अगर आप बेटे का नाम मोहम्मद रखते हैं तो उसे गाली ना दें, उसे मारे ना थप्पड़ वगैरह, और बुरा भला ना कहें। तो अगर नाम अच्छा रख लिया तो उसका पास भी रखना है हमें। सही बात है। हाँ जी। तो अच्छा, अरशद भाई, क्या लोग लिहाज करते हैं नामों का अभी? क्योंकि अब तो हमने देखा भी होगा कुछ नए नाम भी आ गए, कुछ और ज़ुबानों के नाम भी हम देख रहे होते हैं। कोई पर्शियन रख रहा होता है, कोई किसी, तो नाम अब एक तरह से कोई फैंसी नाम हो, लोग नए, अच्छा कितने मुख्तलिफ नाम है, बाज़ों का आपसे प्रोनाउंस भी नहीं किए जा रहे होते। हाँ। क्या लोग अब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? दोबारा पूछना पड़ता है। हाँ, ऐसे अजीब नाम है लोगों के। यस, दैट्स ट्रू। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहती कि क्या लोग नामों का लिहाज रख रहे होते हैं क्या? असल में जितना जिसके अंदर शऊर है ना, हाँ। इन चीज़ों का वो उतना ही लिहाज रखता है। अगर किसी का दीनी नाम है तो मुखातब जो है वो अगर उसकी दीनी सोच है, दीन की थोड़ी मालूमात है, तो वो ज़रूर लिहाज करता है। उसके सामने नाम लिया जाए फ़ौरन से। हाँ, बल्कि हमारा तबका है जो खुसूसन पाकिस्तानी कौम है, जो ये तो मोहम्मद नाम हो या कुरान मजीद की जहाँ बात हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस की जहाँ तज़किरा हो जाए, सहाबा कराम का, अहले बैत का, अंबिया कराम का, तो बल्कि ये वहाँ बहुत अदब का लिहाज रखते हैं। ऐसा ही है। तो बाकी ये है कि थोड़ी बहुत जहालत है या कम इल्मी है, वो हम सारे लोगों में अल्लाह ताला वो माफ़ दूर करे, उसको दूर कर दे। हाँ जी। तो बाकी ये है जो बाशऊर लोग हैं, थोड़ा इल्म रखते हैं, उसको पता है नामों का थोड़ा, तो लिहाज वो करता है। जिसको नहीं है पता वो नहीं करता। अच्छा, अपने बच्चों के अलावा भी कभी किसी बच्चे का नाम रखा, किसी ने आपसे कहा कि आप नाम रखें और आपने रखा, आपने तजवीज़ किया और नाम फैमिली में या किसी दोस्त के यहाँ किसी बच्चे का नाम? हाँ, ऐसा हुआ है, एक दो बार हुआ है। लेकिन वो हम फैक्ट्री में जॉब करते थे ना, उस वक्त हुआ। सही। तो मैंने उनसे कहा भाई नहीं, मैं कहूँगा भी ना कि आप ये रख लो, मैं कोई इतना बड़ा, क्योंकि उस ज़माने में हम कोई सेलिब्रिटी आए नहीं थे, तो मज़दूर आदमी थे। मैंने कहा भाई मैं नहीं तुझे कोई तजवीज़ देना चाहता कि ये रख लो, अच्छे नाम बड़े सारे हैं, आप कोई भी रख सकते हो। ये हक जो है ना बच्चे की वालदा का है, वालद का है, घर वालों का है, नाना नानी का है, दादा दादी का। आप लोग अपनी मर्जी से अच्छा नाम रखो। तो हाँ, किसी ने कहा था मुझे, लेकिन मैंने नहीं कोई नाम तजवीज़ किया। अच्छा, आज तक आपने नाम कोई भी नहीं रखा। अच्छा भाभी, सब बच्चों के नामों में आपका सबसे पसंदीदा नाम कौन सा है? मुश्किल सवाल। वो आपको सारे होंगे, लेकिन कुछ नाम होते हैं ना, जिस तरह मोहम्मद नाम है, वो आप अरशद भाई ने भी जिस तरीके से बताया, तो सब बच्चों में कोई एक नाम जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बच्चा नहीं, नाम। ज़ैनब का। ज़ैनब। अच्छा, ज़ैनब मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्लोज है आपसे, ऐसा है? बच्चे सभी क्लोज हैं, पर ज़ैनब का नाम सबसे प्यारा। सबसे प्यारा। अभी देखिए, अभी तो आप कहती हैं वीडियोस में ज़ैनब के पापा या दुआ के पापा। ज़ैनब का नाम शायद इसीलिए ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा फेमस है। ज़ैनब के पापा ही कहती हैं, दुआ के पापा ही, दुआ लड़ती इस बात पे है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ज़ैनब से पहले क्या कहती थी? बड़ी बेटी का नाम लेती। सबसे बड़ी बेटी का नाम लेके अरीबा के पापा। जी जी। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट फिर ज़ैनब के पापा हो गए? जी, उसके बाद डायरेक्ट ज़ैनब पे आ गए। हाँ, क्योंकि हमने जब कंटेंट बना रहे थे ना, उनमें बच्चे 3 आते थे ये, और इन तीनों में बड़ी ज़ैनब थी। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे कितने बच्चे हैं, और अब भी कहीं को नहीं पता। तो बड़ी जो थी कंटेंट में वो ज़ैनब थी, तो वो ज़ैनब के नाम से बेगम मुझे बुलाती थी। तो वैसे घर में वो बड़ी बेटी अरीबा के पापा कहते थे बेगम, लेकिन अब इतना कह के ना वो छोड़ ही दिया, वो अरीबा के पापा तो अरीबा ने बाद में कुछ कहा नहीं कि ज़ैनब के आने के बाद मेरी वैल्यू कम हो गई? कभी हमारी वो बेटी कहती है अपनी वालदा से
अच्छा। कि आपने वो अब मुझे रिबा के पापा कहना छोड़ ही दिया पापा को, तो आप ज़ैनब के पापा ही कहते हैं आप। अच्छा अर्शद भाई, कभी बाकी बच्चों को वीडियो में लाने का कोई ख्याल नहीं आया? नहीं, असल में जिस तरह भाभी भी तो देखें आती हैं वीडियो में। हाँ आती हैं बिल्कुल। लेकिन जो हमारे मेरा जहन ये है कि औरत का मसला जो है ना वो मर्द से थोड़ा मुख्तलिफ है पर्दे का। सही है। तो मर्द का ये है कि सतर नाफ से घुटने बिल्कुल तक ऐसे ही। टखने तक है, ऐसे ही है। और औरत का जो है सतर है वो सारा जिस्म ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आले सुन्नत के नज़दीक ये चेहरा खुला रहे, चेहरा ढांपना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई ढांप ले ये भी तो बहुत बिल्कुल अच्छी ऐसे बात ही है। तो क्योंकि जो बच्चे हमारे घर में बच्चियाँ नाबालिग हैं, जैसे ये है ज़ैनब है और दुआ ये आ जाती वीडियो, और जो बालिग हैं वो बड़ी बेटियाँ वो अपना मदरसा में पढ़ रही हैं, और जो इससे बेटा इनसे बड़ा है वो भी कभी नहीं वीडियो में आया। सही। और अब्बा जान भी बहुत कम आते हैं, लोग उनके बारे में भी बिल्कुल पूछते हैं। मैं सिर्फ ये जवाब देता हूँ कि हमें जितने किरदार चाहिए थे वो हमारे पास पूरे हैं। हैं। वो हमेशा यही बात पड़ी करते नहीं। हैं वैसे। हाँ जी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उनके को भाई हमें एक ना एक्टर हमारा काम है तो चलो इधर से ले लें, तो इस वजह से नहीं। और बेटे का बेटा आना नहीं चाहता वो तो वीडियो में, जो वो आपने कैमरे के बताया पीछे था आपके लिए पहले। बड़ा सपोर्ट सिस्टम है थोड़ी उसका। वीडियो में वो आया था, हमने पहले बताया था आपको, लेकिन उसके बाद उसका अपना भी शौक नहीं है। अपना शौक नहीं। और ये है कि अगर बेटियां भी अगर आना चाहेंगी पूरे पर्दे में तो मुझे तो कोई एतराज सही। नहीं। जबरदस्त जी, क्या बात है, जबरदस्त, क्योंकि बेहतरीन। हमने अब पहले दिन से लेके आज तक हर वीडियो में तकरीबन एक अच्छा मैसेज देने बिल्कुल की ऐसे ही कोशिश है। की है। बिल्कुल तो अगर बेटियां भी आएंगी तो इंशाल्लाह कोई अच्छा मैसेज देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू भाभी, बहुत शुक्रिया बच्चों का। आज दुआ ने मैं लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दुआ नींद आ रही है ना? नींद आ रही है? आज वो इतनी प्यारी दुआ लग को रही है, वो लोरी वाकई सुनाए लिफ्ट नहीं कराएंगी। दुआ लोरी सुनाए आज आपको फिर? आज सभी आंटी सुनाएंगी लोरी आपको। अब आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में इनको लोरी देके सुना चलें ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब की दुनिया इसमें बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोगों ने नाम कमाया है, बहुत से लोग डिस्करेज स्टार्ट में हुए और उन्होंने छोड़ भी दिया, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहे यूट्यूब पे उन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन ऐसे में हम कुछ कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करें, कुछ बैरियर्स की बात करें, कल्चरल कुछ बैरियर्स की बात करें, बहुत से लोग ये राय रखते हैं, स्पेशली ख़वातीन ये बात करती हैं, हम इसलिए यूट्यूब पे नहीं आते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कैमरे को फेस करें, और कुछ लोग फेस रिवील नहीं करना चाहते, और समटाइम्स सभी कुछ लोग शाय भी होते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं कैमरे को फेस करना। वही बात मैं कर रही हूँ ना, कोई वो रिवील ही नहीं करना चाह रहे होते, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। वो रीजन ये भी है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, रीजन ये भी है कि वो काम ही नहीं करना चाहते स्क्रीन पे आके, तो वो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। बट देखिए अब कितनी आसानी हो गई है कि हम कितने सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपना फेस रिवील नहीं करते, बट वो इतना जबरदस्त कंटेंट बना रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अच्छा ऐसे में चूंकि अब एआई का दौर भी है, सो कैसे एआई को इनकॉर्पोरेट करके आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, विदाउट रिवीलिंग योर फेस, विदाउट फेसिंग द कैमरा। इसे कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। ये क्या है, किस तरह से इस पे आप कमा सकते हैं, और जिस शख्स ने आज हमें ज्वाइन किया, ही इज़ द वन जिसने पाकिस्तान में इसको लिटरली इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत से लोगों को इसने गाइड किया, बहुत से लोगों को उसने मेंटोर किया, उसके बाद फिर लोग अब इस तरह से यूट्यूब ऑटोमेशन के जरिए कमा रहे हैं। ही इज सैफ खान खट्टक, ही इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सो गुड टू हैव यू। सैफ थोड़ा एक्सप्लेन करें, बहुत से नाज़रीन को नहीं पता कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, प्लीज़। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा आसान प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हर बंदा, मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ी वायरल हुई थी कि गरीब है, अमीर है, काला है, पीला है, जैसा बंदा है, बिजनेसमैन है, किसान है, वो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर सकता है। यूट्यूब ऑटोमेशन ये होता है कि आप अपना फेस नहीं लाते हैं आगे। वो लोग जो फेस नहीं लाना चाहते, फीमेल्स हैं, डरती हैं, ठीक है, या मिसाल अपनी आवाज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो उनके लिए हमने बता दिया कि आप एआई के जरिए कंटेंट बनाएंगे। स्क्रिप्ट आपके लिए एआई लिखेगा, आवाज़ आपके लिए एआई बनाएगा, वीडियो आपके लिए एआई बनाएगा, थंबनेल आपके लिए एआई बनाएगा, जस्ट आपने अपलोड खुद करना है। अब ये भी नहीं कर सकते। ये कैसे होता है, थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। ये एआई टूल्स हैं। एआई टूल्स के जरिए आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, उसको बोल दें कि
मैंने आज शो करना है, इस शो में मैंने ये सवाल बताने हैं या ये चीज़ मैंने टॉपिक बनाना है, वो आपको खूबसूरत सी स्क्रिप्ट बना देगा। अब उस स्क्रिप्ट को आप उठाएंगे और देंगे, एक टूल है वेलसेट लैब या इस तरह बहुत सारे AI आप टूल्स के नाम लें ताकि लोगों को पता भी चले। वेलसेट लैब, स्टार्ट विद द चैट जीपीटी जिसको आपने दिया स्क्रिप्ट के लिए। यस, चैट जीपीटी स्क्रिप्ट के लिए है, डीप सीक है, इस तरह बिंग का माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल है, उसको उससे चैट जीपीटी लिखवा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। और जो आप वॉइस ओवर करेंगे वो करवाएंगे 11 लैब, वेलसेट लैब, मर्फ, बहुत सारे टूल्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें फ्री भी हैं, पेड भी हैं, वो सारे जो हैं ये वॉइस ओवर दे देंगे आपको। अब जो आपने वीडियो बनानी है वो वीडियो के लिए भी इन वीडियो AI एक ऐसा टूल है जिसको आप स्क्रिप्ट देंगे अपनी, वो आपको आवाज़ भी बना के देगा और आपको वीडियो भी बना के देगा और ऐसी कमाल की बना के देगा कि आप कहेंगे यार कमाल हो गया। अब आपने थंबनेल बनाना है तो आपने जो स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से बनवाई है उस थंबनेल को उठाना है और आपने आइडियोग्राम को दे देना है या लिनार्डो AI है इसको दे देना है, वो थंबनेल दे देगा, वो आपको थंबनेल बना के देगा, बस आपने अपलोड खुद करना है। दैट्स इट। आई मीन ये तो बहुत इट्स वेरी इजी। हाँ। अच्छा, क्या लोगों को पता नहीं है अभी इस बारे में, या लोगों का, मैं क्योंकि इंटरेस्ट की तो यहाँ बात नहीं कर सकते, हर कोई यूट्यूब पे काम करना चाहता है, वो चाहे इस तरह करना चाहे या खुद से आके कैमरा फेस करके करना चाहे, तो क्या मसला यहाँ पर अवेयरनेस का है अभी तक? बिल्कुल अवेयरनेस का है। जब स्टार्ट में हम नॉर्मल यूट्यूब कर रहे थे, अच्छा यूट्यूब जो नॉर्मल है वो डिफरेंट है, यूट्यूब ऑटोमेशन डिफरेंट है। नॉर्मल यूट्यूब में आप खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने खुद स्क्रिप्ट लिखी होगी, जब आप कोई शो करते हैं, ड्रामा करते हैं, खुद लिखते हैं और उस पर फिर खुद वीडियोस बनाते हैं, वो बड़ा मुश्किल लगता है। हम वही कर रहे थे, हम उससे जब कन्वर्ट हुए हैं तो पहले लोग उस चीज़ को भी नहीं मान रहे थे कि यूट्यूब से पैसे भी आते हैं, आज तक लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए हम दुनिया में बहुत पीछे हैं इस मामले में। अभी तक लोग हैं जो कहते हैं नहीं पैसे आते। जस्ट एग्जैक्टली, अभी तक बहुत सारे वो कहते हैं झूठ है, ये आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे एक दोस्त मिला, अपना दोस्त है मेरा बचपन का, सैफ मेरा एक चैनल तू स्टार्ट कर, मुझे $1000 कमा कर दे, फिर मैं मानूंगा। तो मैंने कहा मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ, खुद के लिए क्यों नहीं कमाता। अच्छा, वैसे ये बहुत स्मार्ट है आपका ये दोस्त, वैसे स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। तो एग्जैक्टली ना बचपन में कुछ करवाना होता है दोस्त से, तो आप अक्सर बचपन में हम जब कहते हैं, हम कहते थे ये तो तू कर ही नहीं सकता, कहते मैं कर सकूँ, नहीं तू करके दिखा। वही सैफ का जवाब सिंपल है, फिर मैं अपने लिए कमा लूंगा। यस। अच्छा, अब तो माशाल्लाह आप बड़ी टीम है आपकी, आप लोग काम भी करें, थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करें लोगों को। लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस नीश पे हम काम करें, किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें, वो स्पोर्ट्स हो, वो एंटरटेनमेंट हो, वो न्यूज़ हो। आजकल के ट्रेंड्स को देखते हुए ज़रा बताएं कि किस नीश की तरफ जाना चाहिए। सर टॉपिक जो भी हो, मैं एक बात, लोग बड़ी वीडियोस बनाते हैं कि इसकी SEO कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं कहता हूँ कि YouTube बहुत आसान इस तरह से है, नीश आप कोई भी चूज़ करो, कोई भी चूज़ करो, स्पोर्ट्स चूज़ करनी है, कुछ भी चूज़ करना है, लेकिन उस पर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए जो ऑडियंस को एंगेज कर सके। YouTube कहता है कि अगर आपकी वीडियो ऐसी है कि जो एंड तक देखी जाती है, जो मैक्सिमम देखी जाती है, उसको हम वायरल करते हैं। तो आप चैट जीपीटी को खोलें, उसको बोलें कि मुझे 100 निशेस की लिस्ट दे दो, मुझे 500 निशेस की लिस्ट दे दो, वो दे देगा आपको, उसमें से कोई भी चूज कर लें। अब लेकिन सर देखें, स्क्रिप्ट तो चैट जीपीटी या डीप सीक के बहुत और टूल्स हैं जो लिख के दे रहे हैं। सो अच्छा कंटेंट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वो तो AI जनरेटेड स्क्रिप्ट है, या हम उसमें खुद से कुछ चीजें चेंज करते हैं? मतलब कुछ ना कुछ खुद तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली करना पड़ेगा, बिल्कुल, उससे हम नहीं छोड़ सकते। आपको ये सेंस होनी चाहिए कि अच्छी स्क्रिप्ट क्या होती है। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे होता है, उसमें क्लाइमेक्स कहाँ पे आएगा, उसका इंट्रो क्या होगा, उसमें हुक कहाँ लगाएगा। अच्छा, I was about to ask this कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आपके फर्स्ट कुछ सेकंड्स होते हैं, अगर आपने उसमें हुक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फायदा नहीं है। अच्छा, हम कंटेंट बनाते हैं इंग्लिश, मोस्टली हम बनाते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में हुक बड़ा मैटर करता है। हुक 3 जगह पे यूज होती है, एक आपका टाइटल, ठीक है, एक आपका थंबनेल, ठीक है, और एक आपके वीडियो के स्टार्ट में। आपने स्टार्ट में एक ऐसी बात कर दी जो ऐसी है कि उसने पहले नहीं सुनी, उसने कंफ्यूज कर दिया, उसको उसने एंगेज कर दिया, वो एंड तक उस बात को सुनने के लिए आखिर तक वीडियो देखेगा। कोई एग्जांपल दें सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कल मेरा एक सेशन था यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में, उसमें मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री है हिटलर की, फॉर एग्जांपल। अब आपने बहुत चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री सुनी होंगी, मैंने कहा कि अगर मैं स्टार्ट में बोल दूँ कि हिटलर की बहन ने हिटलर को क्यों मरवाया, that's something न्यू, अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि हिटलर की बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी। एग्जैक्टली, यस, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी जो अंग्रेज सुनेगा या कोई भी देखेगा तो वो सुनेगा, फिर वीडियो एग्जैक्टली एंड तक देखेगा।
और अच्छा इस सैफ ये भी होता है कि जो हम यूट्यूब ऑटोमेशन की बात करें इसमें आप ऑडियंस को भी तो देखना ना कि मैं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ या मैं एशियन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, मैं यूरोपियन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। सो किस ऑडियंस को टैप करना चाहिए? सर मैंने ना, मेरा एक चैनल है क्रिकेट का। Okay. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मैं कहता हूँ टॉप क्रिकेट चैनल चलाया है माशाल्लाह। उस पे मेरे 400 मिलियन व्यूज़ पे सिर्फ $50,000 बने थे। 400 मिलियन पे सिर्फ $50,000? सिर्फ $50,000। ओके। उसकी ऑडियंस इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा से थी। ठीक है। लेकिन उसके बरक्स मेरा एक चैनल जिसके सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर, उसकी ऑडियंस यूएसए की, ठीक है, वो आपको 1 मिलियन व्यूज पे कितना देगा पता है आपको? $5,000। ओह, जहां पे आपको 400 मिलियन पे सिर्फ 50 मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन पे 5,000 मिल रहा है। दैट मींस अगर आप टैप करें यूएस ऑडियंस को तो उसका रेट बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, हम ये सोचते ही नहीं है ना, हम तो बस वो लकीर के फकीर एक बॉक्स में बंद हैं और वही सब जो आजकल हम देख रहे होते हैं, फैमिली व्लॉगिंग और पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और आपने ग्लोबली आपका जो नजर है वो इतनी वसी होनी चाहिए कि आप सबको टारगेट कर रहे हो। अच्छा, आप, मैं एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। आप जो इधर कंटेंट बनाते हैं ना, लोग कहते हैं इसको आप इंग्लिश में कर लें, सिंपल। आप अपनी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश कर लेंगे ना, तो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली यूएसए, यूके वगैरह की हो जाएगी। आप उसमें इस्लामिक भी बना सकते हैं, आप उसमें स्टोरीज भी बना सकते हैं, आप उसमें न्यूज़ भी सुना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको मैं बड़े मजे की एक चीज़ बता रहा हूँ जो अभी सुनने वाले बहुत लोगों को नहीं पता। आपने एक वीडियो बनाई है जो इंग्लिश में है, आप उसी वीडियो को सेम रखें, सिर्फ उसकी आवाज चेंज करें, स्पेनिश में कर दें, आप उसको अलग चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके? जस्ट लैंग्वेज, उसको पुर्तगीज में कर दें। कोई इसमें वो नहीं आएगा कि कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा? ये यूट्यूब का अपना रूल है, ये YouTube अलाउ करता है। दैट मींस कि आप एक ही कंटेंट को 5 चैनल्स पे अपलोड करें विद डिफरेंट लैंग्वेज। आप उसमें एशियन पॉपुलेशन को टैप करें? को नहीं करें ना, वो पैसा कम है उसमें सर। बिल्कुल ना करें। नहीं, अगर कर ले सबके साथ, उनको भी थोड़े से पैसे यहाँ से भी ले लेना सर, बुराई तो नहीं है। $1000 तो अच्छा, लेकिन एफर्ट पुट होती है ना, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे एफर्ट पुट करें जहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अब सबसे टॉप पे जो आपको आरपीएम मिलता है वो यूएस का मिलता है, जैसे यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। फिर आपको स्पेनिश लैंग्वेज में मिलता है, फिर पुर्तगीज में मिलता है, फिर उसके बाद रशियन, अरेबिक, फिर इंडिया वगैरह पाकिस्तान आता है। तो इसलिए हम जो ऊपर के 5 कंट्रीज हैं इनको टैप करते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब उनको टैप करते हैं तो व्यूज 1 मिलियन पे भी आपने $5,000 बताया मुझे, तो दैट्स अमेजिंग कि आप उस पॉपुलेशन को टैप करें और आप उसमें। अच्छा, ये भी मसला नहीं है ना कि आपको उस मौजू से मुतालिक पता है या नहीं पता, बिकॉज यू हैव AI टूल्स। आपने उस मौजू से मुतालिक, बल्कि आई थिंक सैफ तुम ChatGPT से पूछ भी सकते हैं कि आज वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। बिल्कुल पूछ सकते, सोचना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके पास मल्टीपल टॉपिक। अच्छा, ये वैसे आप पैसे तो कमाना सिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा नहीं जंग, दिमाग पे जंग। नहीं, बिल्कुल लेकिन बातें पढ़ना तो है ना। अच्छा, आपने जो टॉपिक चूज करना है, आपने वो चूज करना है जो हम इंटरेस्ट भी ले ना। वो तो बहुत से टॉपिक बताएगा आपको, लेकिन उसमें आपने पुट करना है, उसको बताना है कि मुझे एक ऐसा टॉपिक चाहिए जो ऑडियंस में एंगेज हो। देन आपने उसको इम्प्रोवाइज भी करना है। यस, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि वो ऑडियंस रिलेट तभी कर सकेगी जब उसमें इंसान का जहन शामिल होगा। एग्जैक्टली। तो क्या ऐसी वीडियोस के ऊपर कोई ऐसा चीज लिखी होती है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है या AI जनरेटेड स्क्रिप्ट, ऐसी कोई चीज होती है? YouTube पे जब वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube आपसे खुद पूछता है क्या आपने AI से वीडियो बनाई है। तो अगर आप उसमें लिखा होता है अल्टर्ड कंटेंट, यस और नो, आप लोग जो यूट्यूबर हैं उनको पता है। ठीक है। अल्टर्ड कंटेंट वो होता है, वो कंटेंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपने बनाया हुआ है। कुछ ऐसा शो करवाएं जो नहीं है और आपने दिखाया हुआ है, तो उस पर आपको अल्टर्ड कंटेंट शो करते हैं। लेकिन मोस्टली जो AI से कंटेंट बनाया जाता है वो एक्सेप्टेबल होता है, और उसमें अगर आप नो भी लिखते हैं कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं होता। कोई इशू नहीं। चलें, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि AI की इस तरह से ऑफिशियली कहीं तो एक्सेप्टेंस है, वरना तो कहीं पर आप देखें ऑनेस्टली नहीं होता। हालांकि ये जो टूल्स है ना, देखिए ये हमारी आसानी के लिए है, और अगर इनको इस्तेमाल के लिए है ना, तो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट करते हैं, कंटेंट भी रिजेक्ट कर रहे होते हैं जगह जगह पे। I think that's not fair ना। Absolutely, बिल्कुल। आप या तो पहले से लिख दें कि AI जनरेटेड कंटेंट होना नहीं चाहिए, तो फिर तो समझ आती है। अच्छा, इसमें चीज़ और भी है सैफ, जो डिस्क्रिप्शन होती है और जो उसके और लवाजमात होते हैं, जिसमें आपने एक टर्म तो खुद SEO यूज़ भी की है, ये भी सीखना पड़ता है। ये भी उसमें AI हमें हेल्प कर रहा होता है। सर, आपने अपनी स्क्रिप्ट उठानी है, ओके, ChatGPT को बोलना है कि मुझे इसका टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन दे दो। टैग्स वो आपको मोस्ट रिलेवेंट, SEO बेस्ड, मोस्ट अमेजिंग, मैं कह रहा हूँ,
वो आपको लिख के देगा और आपने अपलोड कर दिया। बस आज से मेरी मोटिवेशन शुरू हो गई है, बहुत अरसे से मैं एक चीज़ आपको शुरू बड़ा कर- जैसे फेस रिवील करने से कोई डर लगता है? नहीं ये जो वो टिप्स दे रहे हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं कि आपने फेस रिवील नहीं करना, जिस तरह आप स्क्रिप्ट पे हेल्प, आप वैसे भी हेल्प ले सकते जब हैं। बल्कि ये सबीन की Captions स्क्रिप्ट आप में वहां से ले और help ले- सबीन बोल दे उस पे खुद से। हाँ, ये भी अच्छी बात। यही बात करी हूँ ना। अच्छा, कि मैं एक कितना- बात ऐड हाँ। करना चाहूँगा कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को ना ये रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग वीडियो एआई से बनवाया करें। ओके, रीज़न क्या होती है, अब जो बंदा खुद बनाता है उसको पता है कि ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है। एक एआई टूल आपको वीडियो तो बना देता है लेकिन वो इतनी एंगेजिंग नहीं होती। Okay. उसको पता नहीं है कि कौन सी जगह पर कौन सा अमेजिंग किस्म का Shot क्लिप होना लग चाहिए, सकता है, yes, शॉट लग सकता है, yes. तो वो चीज़ हम खुद मैनुअली अच्छे तरीके से कर सकते Okay. हैं। तो मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग खुद बनाएं, एडिट खुद करें। एंड व्हाट डू यू थिंक बिगिनर्स के लिए कैनवा या और कौन से टूल्स हैं जिस पे आप अच्छे तौर पे काम कर सकते हैं? सर चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट, ठीक है, और वॉइस के लिए टूल बता दिया ठीक मैंने है। आपको। नहीं, वीडियो एडिटिंग का पूछा है। कैपकट की वीडियो, कैपकट से सिंपल, कैपकट पेड वर्जन, पेड अच्छी बात है, आपको लोकली 200 रुपए का मिल जाता है। वैसे महंगा है, आपको लोकली 200 रुपए का मिल जाता है। यस, ये कैसे? पर यूजर लोकली लोग बेचते हैं इनको। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा हुआ तो मैं किसी को 200 रुपए में दूंगा तो भी यूज कर ले। वो उनके पास एक मेन प्लान होता है, तो बाकी जो कुछ यूजर्स उनके पास मौजूद होते हैं तो सस्ते में बेच देते हैं। अरे 200 में मिल रहा है पेड वर्जन, और क्या चाहिए आपको? तो वही कह रहे हैं। थिंग्स आर वेरी इजी एक्चुअली, आपने सिर्फ करना है खुद। वैसे जितने अरसे से आप माशाल्लाह सैफ काम करें, थोड़ा सा बताएं, जो कि आपने इतने अरसे से काम भी किया, मोस्ट वायरल वीडियो कितने व्यूज वो जो आए हों आपके? मेरी ना 2017 में 2017 कह रहा हूँ 2017 में मेरी एक वीडियो गई थी 345 मिलियन व्यूज पे। Oh my God. 45 मिलियन व्यूज। उसके अलावा मेरी यस क्रिकेट पे 100 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल आए हैं। सैफ बहुत शुक्र साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भी जो हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा नहीं कैसे कमाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो बहुत से तरीके सैफ ने बताए विद टूल्स के किन तरीकों से आप यूट्यूब पे विदाउट रिवीलिंग योर फेस आइडेंटिटी आप कमा सकते हैं। आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।